ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मेरा नाम है आंचल कुमार और हम यहाँ पे फ्री बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स कर रहे हैं। ये डे 2 है। इसमें अंदर मैं आपको बहुत सारी अलग-अलग बातें समझाने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड क्या-क्या बातें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर ये बातें आप ध्यान नहीं रखेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि ना भी हो। तो जब भी आप कोई विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर आप ध्यान रखें, तभी आपकी विश अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ 7-8 चीज़ों की मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगी, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको आपकी लाइफ के अंदर क्या मैनिफेस्ट करना है। क्लैरिटी का मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ आपको, एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है? आप बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ पे बैठे हो और वेटर ने आपसे पूछा कि आपको खाने में क्या चाहिए? और आपने बोला कि ठीक है, जो भी अच्छा लगे वो ला दो मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? आपको स्पेसिफिक डिश पता होनी चाहिए कि आपको वेटर को क्या बोलना है, कौन-सी डिश मँगवानी है और कौन-सी डिश आप खाना चाहते हो। दूसरा सिनेरियो इसके अंदर ये हो सकता है कि आपको खाना तो चाइनीज़ था, लेकिन आपने वेटर को कोई इटालियन डिश बोल दी। अब आप मन से सोच रहे हो कि काश मैं चाइनीज़ ही ऑर्डर कर लेती, है ना? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको पक्का पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना है, इटालियन खाना है या फिर चाइनीज़ खाना है। तीसरा सिनेरियो इसके अंदर ये हो सकता है कि आपने वेटर को बोल दिया कि हाँ, मेरे लिए इटालियन कुछ डिश ले आइए, पिज़्ज़ा ले आइए, ठीक है? उसके बाद आप बैठे-बैठे सोच रहे हो, अरे वाह! ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। मैं वेटर को बोल देती हूँ कि आप ये दूसरी वाली चीज़ ले आओ, पहली वाली चीज़ कैंसल कर दो। वेटर ने एक बार आपकी बात सुन ली, ठीक है। दूसरी बार आपको लगा कि अरे वो साइड वाला टेबल वाला जो है, वो तो कुछ और खा रहा है। अब आपको वो खाने की इच्छा हो रही है। अब आपने वेटर को दोबारा से बोला। अब वेटर बोलेगा कि आप एक बार डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए। ऐसे ही यूनिवर्स के साथ होता है। अगर आपको क्लियर नहीं है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बार-बार आपकी मैनिफेस्टेशन चेंज हो रही है, बार-बार आपकी विश चेंज हो रही है, तो आप उस विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। अब इसको अगर मैं एक और एग्जांपल से समझाऊँ, फॉर एग्जांपल जैसे आप शॉपिंग कर रहे हो। आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे गए और आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब आप सर्च बॉक्स में लिखते हो कि आपको क्या चाहिए। अगर आप सर्च बॉक्स में ये लिखोगे कुछ अच्छा सा दिखा दो, तो क्या ई-कॉमर्स वेबसाइट आपको अच्छा सा कुछ दिखा देगी? नहीं ना। आपको रैंडमली वो चीज़ें दिखाएगी अपने हिसाब से। बट आपको जो चाहिए वो आपको पूरा उसमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप आईफ़ोन खरीदना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स 256 जीबी ये मुझे चाहिए। तो वो आपको एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट दिखाएगा उस चीज़ के। ऐसे ही यूनिवर्स भी काम करते हैं। अगर आप क्लैरिटी के साथ, अगर आप क्लियर हो कि मुझे यही विश मैनिफेस्ट करनी है और आपका मन बार-बार बदल नहीं रहा कि चलो ये अच्छा आ गया तो मैं ये ले लेता हूँ, ये अच्छा आ गया तो मैं ये ले लेता हूँ, ऐसे नहीं करना है। आपको एक क्लियर विश होनी चाहिए आपकी, तभी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो इसका मतलब यही है कि बार-बार कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे इसमें आपको कितना भी टाइम लगे। आप लेकिन पूरा डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए और पूरा दृढ़ निश्चय से, मतलब एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए अंदर कि आपको यही विश चाहिए, इसके अलावा और चीज़ें नहीं चाहिए आपको। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आराम से बैठिए, एक कॉपी पेन लीजिए और उसके अंदर आप लिखिए कि आप कौन-सी विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो। स्पेसिफिकली लिखिए उसके अंदर कि आप ये-ये चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हो। तो जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो आपकी विश हो जाएगी और उससे आपको हिलना नहीं है। अब आपको चेंज नहीं करना है उन चीज़ों को और वही चीज़ें रहने देनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, तो उस विश को रहने ही दीजिए। फिर आप नॉर्मली आप विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है? तो आपको ये नहीं पता कि मुझे किस टाइप की जॉब चाहिए। थोड़ा बहुत जितना भी पता है ना, आप उसके अंदर लिख दो और बाकी चीज़ें छोड़ दो। इतना भी प्रिसाइज़ होना ज़रूरी नहीं है आपको कि सारी ही चीज़ें आपको लिखनी ही हैं उसके अंदर कि मुझे लोकेशन भी लिखनी है, मुझे सैलरी भी लिखनी है, मुझे ये भी लिखना है, मुझे वो भी लिखना है, ऐसा नहीं है, ठीक है?
आपको जितना समझ में आता है, आप जितना क्लियर हो उतना लिख दो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। अब बात करते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स की, कि लिमिटिंग बिलीफ होते क्या हैं और इनको कैसे ठीक करना है आपको। देखो, लिमिटिंग बिलीफ यानी कि लिमिट का मतलब है कोई रोक लगा दी गई है आपके बिलीफ पे। इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। एक लड़का था, उसका नाम रोहन था। ठीक है। बचपन से ही ना उसके पापा उसको ये बोलते रहते थे कि बेटा मेहनत कर लो, पैसे कमाना ना इतना आसान नहीं है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। तो मेहनत कर लो, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है। बहुत मेहनत करोगे तभी जाके आप पैसे कमा पाओगे, इतना आसान नहीं है पैसे कमाना। तो रोहन के दिमाग में ना ये चीज़ फिट हो गई कि पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है, जब तक मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा तब तक मैं पैसे नहीं कमा पाऊँगा। बड़े होके क्या हुआ, जब उसको पैसे कमाने थे तब भी उसके दिमाग में यही बात थी कि जब तक मैं इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करूँगा तब तक मैं पैसे नहीं कमा पाऊँगा। ये हो गया उसका लिमिटिंग बिलीफ, कि उसने लिमिट लगा दी अपने बिलीफ पे कि पैसे कमाना तो बड़ा मुश्किल है और मैं बहुत मेहनत करने के बाद ही पैसे कमा पाऊँगा, वरना पैसे नहीं कमा पाऊँगा। ये उसका लिमिट बन गया। ऐसे ही हमारे भी बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ होते हैं, जैसे कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे तो आज तक कोई प्यार कर ही नहीं सकता है। ठीक है, ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है। या फिर मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती, मैं बोल नहीं सकती। ये बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ अलग अलग तरीके के होते हैं अलग अलग लोगों के लिए, जो वो अपने आप को बांध देते हैं उस चीज़ के अंदर और उससे निकल नहीं पाते। मतलब आपने अपने ही आसपास एक बाउंड्री बना ली खुद से ही, और आप अब उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इसी को लिमिटिंग बिलीफ बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको इस लिमिटिंग बिलीफ को ठीक कैसे करना है, क्योंकि इसको ठीक करना तो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उन बाउंड्रीज के अंदर बंधे रहोगे तब तक आप अपनी विश को कैसे मैनिफेस्ट करोगे। तो इसके लिए भी आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताती हूँ कि कैसे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाना है। सबसे पहले आपको अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना है। पहले देखो कि आपके कौन कौन से लिमिटिंग बिलीफ हैं। सबसे पहले ये लिखो कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपकी क्या लिमिट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता, मैं 10,000 ही कमा सकता हूँ, मैं उससे ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता, है ना। तो आपके क्या क्या लिमिटिंग बिलीफ हैं, आप एक कॉपी पे उसको लिख लीजिए। अब उसके साइड में आप एक और कॉलम बनाइए और उसमें लिखिए कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा लगता है कि आप 10,000 ही रुपए कमा सकते हो। क्यों ऐसा लगता है कि आप 50,000 ही रुपए कमा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। अब अलग अलग बातें निकल के आएंगी, जैसे कि आपको लग सकता है कि मेरे अंदर इतना स्किल सेट नहीं है, या फिर मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ इस चीज़ के, मैंने इतनी एजुकेशन नहीं की है कि मैं इससे ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ, है ना। अब आपने देखा कि आपके लिमिटिंग बिलीफ क्या हैं और आप ऐसी सोच क्यों रखते हो अपने बारे में, ये भी आपने रीजन के तौर पे लिखा। अब आपको रीजन जब पता चल जाएगा तो आप क्या रीजन पे काम नहीं कर सकते। जैसे कि कोई लव रिलेशनशिप है और आपने लिखा कि पास्ट फेलियर्स की वजह से मेरे दिमाग ऐसा हो गया है कि अब मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती हूँ या नहीं जा सकती हूँ। तो अब आपको पता चल गया कि आपको कहाँ काम करना है, आपको अपने पास्ट फेलियर्स पे काम करना है। आपको उन चीज़ों पे काम करना है जो पास्ट से आ रही हैं, जैसे अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस पे काम करना है। तो आपको पता चल गया कि आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, तब जाके आपके लिमिटिंग बिलीफ हट जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है, तो ऐसा बोलते हैं ना कि जिस चीज़ का डर लग रहा है वो जाके करो चीज़, ठीक है? जैसे बंजी जंपिंग है, तो आपको अगर उस चीज़ का डर है तो जा कर के वो ट्राई करो, आपका डर निकल जाएगा। ऐसे ही जो भी आपका रीज़न है उससे रिलेटेड आप काम करने की कोशिश करो कि आप क्या काम कर सकते हो, और डेफ़िनेटली आप उस काम को करोगे तो आपके लिमिटिंग बिलीफ भी खत्म हो जाएँगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं 1-2 चीज़ें आपको बता देती हूँ यहाँ पे, आप वो क्वेश्चन्स अपने आप से पूछिएगा। सबसे पहले अपने आप से ये पूछिएगा, क्या ये एक्चुअल में सच है, जो मैं सोच रही हूँ? क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो मेरी सिचुएशन से पहले आए हैं, पहले गुज़रे हैं और सक्सेसफुल हुए हैं? अगर मेरे पास रिसोर्सेज़ हों, तो क्या मैं अपना गोल अचीव कर पाऊँगी? इस तरीके के क्वेश्चन्स आप अपने आप से पूछेंगे, तो आपको इसके आंसर मिलेंगे और आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हट जाएँगे। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चीज़ भी बहुत अच्छी है और जो बहुत सारे लोग ना गलती करते हैं वो इसी चीज़ के अंदर करते हैं, कि अपनी विश को सरेंडर नहीं कर पाते। अपनी विश को सरेंडर करने का क्या मतलब है, समझाती हूँ। जैसे आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है ई-कॉमर्स वेबसाइट से। अब आपने वो ऑर्डर कर दी, उसके बाद आप अपने घर के दरवाजे पे ही बैठे हुए हो कि कब वो भैया आएगा डिलीवरी करने और मैं कब अपने पैकेट को रिसीव करूँगी। आप 24 घंटे वहीं पे बैठे हुए हो, दरवाजे पे ही बैठे हुए हो और उनकी राह देख रहे हो। अब बताओ,
आप 2-3 घंटे भी बैठे रहोगे तो आपको कितना लंबा समय लगेगा कि अरे यार मैं 2 घंटे से बैठी हूँ, अभी भी नहीं आ रहा है। मैं 1 दिन से बैठी हूँ, अभी भी नहीं आया। तो ये जो फीलिंग है ना, यही फीलिंग आपको नहीं लानी होती है। यही सरेंडर करना है कि आपको उसको ऑर्डर करना है और छोड़ देना है, भूल जाना है। अपने आप आ जाएगा वो, आएगा ही आएगा। आपके बैठे रहने से, वहाँ पे वेट करने से ऐसा वो जल्दी नहीं आ जाएगा, वो अपने टाइम पे ही आएगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ होता है सरेंडर में। सरेंडर करना यानी कि आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है, विजुअलाइज़ कर रहे हो तो विजुअलाइज़ करना है और अपनी विश को छोड़ देना है। सरेंडर कर देना है यूनिवर्स पे। जैसे कि भागवत गीता में भी आपने पढ़ा होगा कि आप अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसी तरीके से हमें अपनी विश को मैनिफेस्ट करना होता है। जैसे कि आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे। बट ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कभी-कभी ऐसी-ऐसी विशेज़ होती हैं कि उनको लेके हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं और हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम ड्यूरिंग द डे भी यही सोच रहे होते हैं कि वो क्या विश पूरी हो पाएगी, कब होगी, कैसे नहीं होगी, ये बहुत सारी चीज़ें हम सोचते रहते हैं। तो इनको सरेंडर करने का एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताती हूँ। जब भी आप विजुअलाइज कर रहे हो या फिर जब भी आप कोई भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन की, अपना 100% दो वहाँ पे। अपने 100% इमोशंस के साथ उसको मैनिफेस्ट करो और बाकी के टाइम आप उसको सरेंडर कर पाओगे अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने पूरे इमोशंस अपने वहीं लगा दिए। उसके बाद जब आप रोज रोज उसको करोगे तो आपको लगेगा क्या बोरिंग चीज कर रही हूँ मैं, अब आपका माइंड ना कहीं और डाइवर्ट होएगा। तो अपना 100% देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अपने हॉबीज़ या फिर जो भी चीज़ें आपको पसंद है करना, उन चीज़ों को लेकर के आप काम कीजिए। जैसे कि अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है या फिर आपको गाना गाना पसंद है, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करके किसी और जगह पे लेके जाइए ताकि आप बार-बार उस चीज़ के बारे में ना सोचें जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। इसके अलावा अपने माइंड के ना जो ट्रिगर्स हैं उनको हटाइए। जैसे कि आप कोई मैसेज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अब आप बार बार फोन को ही देखते रहोगे, बार बार उनकी चैट खोल के देखते रहोगे तो क्या मैसेज आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। आपको क्या करना है, ये जो फोन है ना, जैसे इस एग्जांपल के अंदर जो फोन है वो आपका ट्रिगर है। बार बार फोन देखोगे, बार बार देखोगे कि मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फोन को थोड़ा दूर रखो, बाकी काम में अपना ध्यान डाइवर्ट करो, है ना। तो इस तरीके से जो आपके माइंड को ट्रिगर कर रहे हैं, ऑब्सेशन दे रहे हैं, उन चीज़ों को आप हटा दो, साइड साइड कर दो उन चीज़ों को। और उसके बाद आप अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में अपना ध्यान लगाओ। इस तरीके से आप सरेंडर कर पाओगे। थोड़ा सा मुश्किल है बट आराम से कर जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ है, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड रखना बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ऑलरेडी आपके पास है, अगर आप उसके लिए थैंकफुल नहीं रहोगे तो यूनिवर्स को लगेगा अरे यार मैंने तो इसको इतनी सारी चीज़ें दी हैं, ये इनके लिए थैंक क्यों नहीं बोलता, मैं और चीज़ें क्यों दूँ इसको, है ना। तो आपको ग्रेटफुल रहना है उन चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी आपके पास है। अब ये ना ग्रैटिट्यूड जर्नल की हेल्प से आप कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे बनाना है, बहुत ईजी है। वैसे मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगी और भी, लेकिन इसके अंदर छोटा सा समझाती हूँ आपको कैसे करना है। आपको ना एक कॉपी और पेन लेना है, नॉर्मल कोई भी पेन ले सकते हो, कोई भी कॉपी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कैसी कॉपी लिया है, कैसा पेन लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज 11 ऐसे सेंटेंसेस लिखो जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो। ठीक है। रोज आपको ये 11 बार लिखना है और कोई भी चीज आप लिख सकते हो, छोटी से छोटी चीज। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, पढ़ सकते हो और आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ की जो भी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो वो उसमें लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको रोज प्रैक्टिस करनी है ग्रैटिट्यूड लिखने की। और ग्रैटिट्यूड लिखते रहोगे तो आपको खुद से भी अच्छा लगेगा, अपने अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ और बहुत खुश भी हूँ। तो धीरे-धीरे करके आपको इसकी जब आदत पड़ जाएगी, तो आप अपनी लाइफ में बिना मैनिफेस्ट किए भी बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे जो आप चाहते हो। शुरुआत से मैं यही बात कर रही हूँ आपके साथ कि इमोशंस के साथ मैनिफेस्ट करो, तभी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाएँगी। तो अब थोड़ा-सा बात इन इमोशंस के बारे में कर लेते हैं। जब आप पॉजिटिव इमोशंस में होते हो, जैसे कि हैप्पीनेस में या प्यार भरी फीलिंग आपके अंदर आ रही है, लव का इमोशन है, तो आप अपनी लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। और अगर आप नेगेटिव इमोशन के अंदर होते हो, जैसे कि सैडनेस में, आप ग्रीफ में हो, तो वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो।
और ये जो इमोशंस है ना, इनकी एक बहुत खास बात है जो आपको अभी तक नहीं पता होगी कि हमारे इमोशंस हम खुद ही क्रिएट करते हैं और हम खुद ही इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कोई ऐसी बात सोचिए जिसमें आप बहुत खुश थे, कोई ऐसा मोमेंट सोचिए जिसमें आप बहुत खुश थे। उसको सोचते-सोचते ना आपके चेहरे पे भी हँसी आ जाएगी या आपके चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे दूसरी तरफ मैं आपको कोई ऐसा सैड सा सॉन्ग सुना दूँ, तो धीरे-धीरे करके आपका मूड भी ऐसा सैड वाला हो जाएगा। तो हम खुद ही अपने इमोशंस को क्रिएट कर रहे हैं, हम खुद ही उन्हें चेंज कर रहे हैं। हाँ, बाहर के माइंड के ट्रिगर्स होते हैं जो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, बट हम उनको चेंज कर सकते हैं ना। अगर सैड गाना बज रहा है तो क्या आप उसको चेंज करके रोमांटिक गाना नहीं लगा सकते हो या फिर डांस वाला गाना नहीं लगा सकते हो, ये तो आप ही के हाथ में है ना। तो इसी तरीके से हमारे इमोशंस चेंज होते हैं। हमारी ना नॉर्मली एक इमोशनल फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे तो ड्यूरिंग द डे भी हम बहुत सारे इमोशंस फ़ील करते हैं। जैसे कभी आप खुश हो रहे हो, कभी आप थोड़ा दुखी हो रहे हो, कभी आपको डांस करने का मन कर रहा है। ऐसे बहुत सारे इमोशंस हम फ़ील करते हैं एक ही दिन के अंदर। लेकिन हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक इमोशनल फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे साथ हमेशा रहती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कौन-सी इमोशनल फ्रीक्वेंसी है? इसको आप छोटा-सा एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। आप अकेले बैठिए एक रूम में और चुपचाप बस बैठे रहिए। आराम से 10-15 मिनट, 20 मिनट आप आराम से बैठे रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं किस इमोशन में हूँ, कौन-सी चीज़ें आप ज़्यादा सोच रहे हो। काफ़ी लोगों के साथ होगा कि वो बहुत सारा दुखी वाली चीज़ें सोच रहे हैं या बहुत ग्रीफ़ में है या कभी-कभी वो बैठे भी हुए हैं, तब भी वो ऐसे मुँह लटका के बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो दुःख वाली फ्रीक्वेंसी के अंदर है। लेकिन धीरे-धीरे आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हो। मैंने क्या बोला था आपको? आप अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो, खुद से ही चेंज कर सकते हो। अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखोगे, जितना हाई रखोगे उतनी जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अब इन वाइब्रेशंस को हाई कैसे करना है, इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं लेके आऊँगी इस कोर्स के अंदर आगे, बट छोटी-सी चीज़ें बता देती हूँ आपको। जैसे कि मैंने म्यूज़िक का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया। म्यूज़िक से ना बहुत सारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं। जैसे कि अगर आप डांस वाला म्यूज़िक सुन रहे हो तो एकदम से डांस करने लग जाओगे, मन करेगा अंदर से डांस करने का, है ना? ऐसे ही अगर आप सैड म्यूज़िक सुन रहे हो तो अंदर से दुखी आप फ़ील करोगे। क्योंकि म्यूज़िक जो है ना वो भी एक तो फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी पे ही बज रहा है। तो आपको म्यूज़िक सुनना है, ऐसा म्यूज़िक सुनना है जिस फ्रीक्वेंसी में आप आना चाहते हो। जैसे कि आप हैप्पीनेस के मूड में आना चाहते हो तो खुशी वाले गाने सुनो यार, दुःख वाले गाने मत सुनो। आप रोमांटिक फ़ील करना चाहते हो तो रोमांटिक वाले गाने सुनो, दुखी वाले गाने मत सुनो, है ना? तो इस तरीके से आप अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हो। या फिर वर्ड से भी आप अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि उसी वक़्त ऐसे ओम, ओम, ओम ऐसे चैंट करना स्टार्ट कर दो, आपका गुस्सा धीरे-धीरे करके अपने आप शांत हो जाएगा। तो ऐसे ही वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके भी आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। ऐसे ही अगर गुस्सा आ रहा है तो आप लव, आई एम लव इस तरीके से चीज़ें भी बोल सकते हो। या बहुत ज़्यादा सैड हो तो आप कोई ऐसी फ़िल्म भी देख सकते हो, गाने भी सुन सकते हो, कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्यार नहीं करता, तो अपने अंदर बोलना स्टार्ट करो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये इतनी अच्छी वाइब्रेशन है इसकी, अपने आप स्माइल आ जाती है चेहरे पे, है ना? तो आप अपने आप को ऐसे ही चेंज कर सकते हो, अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हो। चलो, अब आपको एक ना छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का था, रोहन, अगेन हम रोहन को ही ले लेते हैं यहाँ पे। अपने घर को, अपने रूम को इतना ज़्यादा मेसी रखता था, इतना ज़्यादा, कभी कहीं कूड़ा-कचरा पड़ा हुआ है, कपड़े कहीं पड़े हुए हैं बिखरे हुए या कोई बैग यहाँ पड़ा हुआ है, सामान ऐसे पड़ा हुआ है, इस तरीके से अपने रूम को रखता था, ठीक है? अब लोग पूछते हैं कि रोहन इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करता है? अब आप खुद बताओ कि इतना ऐसे स्पेस में रहने से जहाँ पे सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, कभी कोई चीज़ बिखरी हुई है, कभी कुछ चीज़ बिखरी हुई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है, तो क्या उनके इमोशंस वैसे रह पाएँगे जैसे वो रखना चाह रहे हैं? क्या वो हैप्पीनेस में रह पाएँगे? आप खुद बताओ। अपने आप गुस्सा आना स्वाभाविक है ना? तो आप अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज करो, डीक्लटर करो अपने एनवायरनमेंट को। डीक्लटर मतलब है जो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, उन सबको हटा दो, उन सबको निकाल दो अपनी लाइफ से, अपने रूम से, ठीक है? और जो चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें अपने लाइफ के अंदर रखो। जैसे कि अपने रूम को एकदम ब्यूटीफुल बना के रखो, अपने घर को एकदम ब्यूटीफुल बना के रखो, या घर नहीं तो अपने स्पेस को कम से कम एकदम ब्यूटीफुल बना के रखो, साफ-सुथरा रखो, डीक्लटर रखो, ताकि आपकी एनर्जी जो है वैसी ही रहे।
क्योंकि जो हमारे आस-पास होता है, हम भी वही चीज़ें तो रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आस-पास एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। ऐसे ही डीक्लटर करने का मतलब होता है जैसे कि फ़ोन के अंदर आपकी बहुत सारी पुरानी फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, तो आप उन सब चीज़ों को डिलीट करो अपनी लाइफ़ से। उन सारी चीज़ों को डिलीट कर दो जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जैसे आपके एक्स की फ़ोटो, है ना? तो सारी चीज़ें ऐसी-ऐसी डिलीट कर दो ताकि आपकी लाइफ़ से जो नेगेटिव एनर्जी है, जो पुरानी एनर्जी है वो चली जाए, तभी तो आपकी लाइफ़ के अंदर नई चीज़ें आएँगी। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिटैचमेंट जो वर्ड है ना, केतु प्लैनेट से आया है यहाँ पे। तो केतु हमें डिटैचमेंट की तरफ लेके जाते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी है, कुछ भी आप इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको पता होगा कि केतु का मतलब है जो हर चीज़ से हमें डिटैच कर देता है, हमें अलग कर देता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटैच होना है अपनी विश से। डिटैच का मतलब है कि कुछ लोग ना ऐसा सोचते हैं कि अगर ये विश पूरी नहीं हो पाई ना, तो मेरी लाइफ तो खत्म हो जाएगी, या मैं तो तभी खुश हो पाऊंगी जब ये विश पूरी होगी मेरी लाइफ के अंदर। आप अपनी पूरी लाइफ को, अपनी पूरी चीजों को उसी एक छोटी सी चीज के ऊपर डिपेंड कर देते हो, तो ये कितनी बड़ी नेगेटिव चीज है ना। आप खुद सोचो कि इतना बड़ा जीवन है, इतनी बड़ी लाइफ है, और आपने अपनी लाइफ को एक इतनी सी चीज के ऊपर डिपेंड कर दिया। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि जॉब नहीं लग पाएगी तो मेरी लाइफ खत्म, मेरा करियर खत्म, सब कुछ खत्म। जॉब तो लगनी चाहिए मेरी। या फिर कुछ लोग ना इतने ज़्यादा एक्सट्रीम में चले जाते हैं इस चीज़ को लेके, जैसे कि किसी एक छोटी सी चीज़ पे भी ना सुसाइड कर लेते हैं कि ये चीज़ हो रही है मेरी लाइफ के अंदर, ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकती कभी भी, मेरी लाइफ तो बर्बाद है, अब मैं सुसाइड कर लेता हूँ। क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन को केवल उसी चीज़ के इर्द गिर्द बना लिया था। अब जब आपका जीवन ही वहाँ बन गया, एकदम इर्द-गिर्द उसके आपकी लाइफ़ घूम रही है, जब वो चीज़ ही नहीं रहेगी, तो इसका मतलब है कि आपने भी अपना अस्तित्व खत्म कर दिया। जब वो चीज़ रही ही नहीं मेरी लाइफ़ में, तो अब मेरे तो जीने का मतलब ही नहीं है। जबकि क्या ऐसा है? उसके अलावा क्या दुनिया में और चीज़ें नहीं हैं? आपने अपनी लाइफ़ की सारी चीज़ें सेंट्रलाइज़ कर ली एक जगह पे, एक पर्सन पे, कि ये पर्सन अगर मेरी लाइफ़ में नहीं होगा ना, तो फिर मेरी लाइफ़ खत्म है। फिर तो मुझे कोई नहीं चाहिए, फिर तो मैं एकदम खत्म हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। एक ही विश के पीछे आप ऐसा पड़ जाओगे ना कि आप बिल्कुल उसी चीज़ की तरफ इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो गए कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही ये है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है इस बारे में कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ़ के साथ, है ना? वो केवल एक विश है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर वो नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, ये एटीट्यूड रखना है आपको। अगर वो नहीं होगा तो उससे ज़्यादा अच्छा और कुछ हो जाएगा मेरी लाइफ़ में, तो क्या हो गया? आप अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा और एक्सपैंड करके देखिए कि और क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ों से मुझे खुशी मिल सकती है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो जिनसे मैं बहुत खुश होता हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, कोई रिलेशनशिप में होते हैं लोग, ठीक है? तो ज़्यादातर लड़कियाँ क्या करती हैं कि एक ही पर्सन से बात कर रही हैं, जैसे उसी एक पर्सन से बात करनी है और किसी से बात ही नहीं करनी है, और जब वो बात नहीं करेगा, तो फिर आपकी लाइफ़ के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, मेरे तो कोई मोटिव ही नहीं है जीने का, मुझसे तो कोई वो बात ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ अब, मुझे तो बड़ा अकेलापन-सा फ़ील हो रहा है। आपने उसी को पॉइंट बना लिया, एक सेंटर बना लिया कि मेरी लाइफ़ तो इसी के इर्द-गिर्द घूम रही है, उसके अलावा तो मेरी कोई लाइफ़ है ही नहीं। आप ऐसे सिचुएशन ही क्रिएट मत होने दो कि आपने उसको अपना पॉइंट बना लिया है अपनी लाइफ़ का, और उसके अलावा आपकी कोई लाइफ़ ही नहीं है। ऐसे ही किसी को अगर जॉब चाहिए, तो इतना ज़्यादा आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाएँगे, या एजुकेशन में भी लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि कोई एमबीबीएस कर रहा है या फिर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो क्या करते हैं, उसी चीज़ को अपना लाइफ़ बना लेते हैं कि हाँ, मेरी तो केवल इतनी ही लाइफ़ है, इतनी छोटी-सी लाइफ़ है ये मेरी, और इसी के सेंटर में घूम रही है। अगर ये चीज़ खत्म हुई किसी दिन, अगर ये चीज़ नहीं रही मेरी लाइफ़ में, तो मेरी लाइफ़ में कुछ भी नहीं बचेगा अब। ये चीज़ बहुत खतरनाक भी है और बहुत खराब भी है। आपको इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है कि क्या मैंने ऐसी कोई विश बना रखी है जिसके इर्द-गिर्द, केवल उसी के इर्द-गिर्द मेरी लाइफ़ घूम रही है और उसके अलावा मेरी कोई लाइफ़ ही नहीं है। तो उसको आइडेंटिफ़ाई करो, उसके इर्द-गिर्द जो आपकी लाइफ़ घूम रही है उसको हटाओ, दूसरी चीज़ों को देखो, विश मैनिफेस्ट करो, लेकिन और भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ में देखने के लिए, उनको देखो। इसी को डिटैचमेंट बोलते हैं। तो कैसी लगी आपको ये डे 2 की वीडियो? लाइक करके बताइएगा मुझे, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ भी चीज़ आप पूछना चाहते हो, क्योंकि हम ये कोर्स कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपके क्वेश्चंस का। अब डे 3 में मिलती हूँ आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आने वाली हूँ डे 3 में। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, हम ये कोर्स कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी बता दो कि वो भी ये कोर्स कर लें और वो भी अपनी लाइफ में अच्छी-अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लें।
तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।